है ये आपका CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन का है, जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का है। अभी अभी आप स्पेक्ट्रा देख चुके हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का भी देखे हो स्टायरीन के केस में, और ऑर्थो मेटा पैरा का भी देखे हो आप डाइथाइल बेंजीन के केस में। साथ में 1,2,4 और 1,2,3 और 1,3,5 अगर हो तो क्या डिफरेंस होगा स्पेक्ट्रा का। यहाँ पे देखिए शेप और इंटेंसिटी और रीजन तीनों ही दिया हुआ है। कैसे, आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किधर स्ट्रॉन्ग आएगी, 7। उसके बाद ये आपके दो वैल्यू दी हुई है, एक डार्क से और एक लाइट से। ये डार्क और लाइट क्या है, ये डार्क और लाइट क्या है बेटा, इसके फ्रीक्वेंसी का रेंज बताता है मैम, जिसका सबसे ज्यादा है उसका लाइट से है और जिसका कम है उसका डार्क से शो किया हुआ है। एक्चुअली अगर आपको याद है तो मैंने पहले 1-2 क्लास में आपको कॉम्बिनेशंस और ओवरटोन बैंड्स बताया था, और भी साथ में आपको तब से बता रही हूँ कि जो साथ साथ में ओवरटोन्स वगैरह आते हैं तो वो कैसे आते हैं आपके, डार्क आते हैं। वो डार्क नहीं, वो आपके वो डार्क इंटेंसिटी बता रहा है, जो सबसे इंटेंस बैंड है वो इंटेंसिटी बता रहा है, लेकिन जो डिफरेंशियल फैक्टर है आपका। लेकिन जो आपके शोल्डर्स के रूप में आते हैं, मतलब एक पीक तो होगी जिससे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी पीक्स ऐसी हैं जो आपके साथ में आती हैं। तो वीक कॉम्बिनेशन और ओवरटोन हमेशा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसका रीजन होता है वो 2000 से 1667 सेंटीमीटर के बीच में आता है। तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो आपका इस चार्ट में दिया हुआ है विथ वैल्यू। ठीक है, ये आप सब लोग देख चुके हैं स्पेक्ट्रा में, उसी का ये रिवीजन है। मैंने आपके लिए ओपन किया है कि जब आप पढ़ने जाएंगे तो कुछ बच्चे इसको देख करके भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वही चीज है जो आपने पहले स्पेक्ट्रा में देख चुके हैं आपको, है ना। सिर्फ इसमें एक साथ उसको दिखा दिया है कि उस रीजन में जो पीक आ रही थी उसमें क्या चेंज आ रहा है। जैसे जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो शार्पनेस है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, पीक की देखिए इंटेंसिटी, मल्टीपल पीक से आपकी सिंगल में आ रही है। समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि रिलायबल इंटरप्रिटेशन और अनरिलायबल इंटरप्रिटेशन। मैंने आप लोग से पूछा था कि ये इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, कराना, पता करना, किसी चीज का बोध कराना निकालना। मैम, जैसे जी है। इंटरप्रिटेशन मतलब निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जी। फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, लिखा है कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनके वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन सही नहीं होता है। ठीक है, वो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा एक तरीके के पीक नहीं देते हैं। आप जितनी बार उसका सिग्नल लोगे वो वैल्यूज अलग अलग आएंगी, जिसकी वजह से वो जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है वो सही नहीं हो पाता है, हर बार अलग अलग आता है। इसलिए हम उनको कह रहे हैं अनरिलायबल इंटरप्रिटेशन। स्पेसिफिकली जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप तब से आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस देख रहे थे, जिनका रेंज जो होता है आप एकदम 1000 से नीचे का होता है, 600 आपने देखा, 700 किसी के केस में, किसी के केस में 960 तक भी देखा।
जो इन प्लेन सी एच बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं वो 1300 से 1000। बस डिफरेंस क्या है कि आपने अलग अलग मॉलिक्यूल में देखा कि किस मॉलिक्यूल में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है आईआर सिग्नल में, और किसी किसी में इन प्लेन सी एच बेंडिंग वाइब्रेशन जो कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होते हैं आईआर सिग्नल में। यहाँ पे जो आपकी बात कर रही है रिलायबल इंटरप्रिटेशन और अनरिलायबल इंटरप्रिटेशन का, उसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात हम करते हैं तो कुछ कंपाउंड, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि अल्काइल है, एल्कोक्सी है और हैलाइड्स अगर लगा हुआ है, अमाइनो अगर लगा हुआ है और अगर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो ये सारे के सारे रिलायबल इंटरप्रिटेशन रखते हैं। जबकि अगर आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक है, नाइट्रो है, सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये सारा का सारा आपका स्ट्रक्चर इसका रिलायबल नहीं आएगा। ठीक है, ओवरटोन और टोन इसके बारे में मैंने जो बोला आपको, आपने फिगर में देखा, आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हो, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपका अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अलग अलग पढ़ोगे। अल्कोहल और फिनॉल आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आप OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसकी पीक बहुत शार्प आएगी। लेकिन मोस्टली जो अल्कोहल्स होते हैं इनकी पीक आपकी बहुत ही ब्रॉड आती है। ठीक है, तो अगर आपका OH स्ट्रेच शार्प पीक दे रहा है तो इसका मतलब वो फ्री है, और अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो किसी भी चीज में, तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH होगा वो ब्रॉड पीक देता है और उसकी वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाती है, मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है। जनरली जो आपके अल्कोहल्स होते हैं वो आपके जो सिमिलर पोलैरिटी के, मतलब ज्यादा पोलैरिटी के सॉल्वेंट है उसी में डिसॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा चांस है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। साथ में जो OH जिसमें होगा वो खुद ब खुद भी अपने में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में भी आपका जो बॉन्ड पीक है वो ब्रॉड आती है। अगर वही आपका कार्बन ऑक्सीजन की बात करें, बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करें, तो उनका रीजन 1440 और 1220 होता है, जबकि CO स्ट्रेच वाइब्रेशन जो आपका होता है उसकी वैल्यू 1260 से 1000 के बीच में होती है। ये आपका फिगर है जो आपका अल्कोहल के एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट कर रहा है। पहला एग्जाम्पल हेक्सेनॉल का दिया है जो नॉर्मल एलिफेटिक हेक्सेनॉल है। इसमें आप OH की वैल्यू देखिए, sp3CH नॉर्मल है, CH2 बेंड नॉर्मल है, CO इथर का जो स्ट्रेच होता है CO बॉन्ड वाला वो आपका नॉर्मल है। साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे आपकी OH की वैल्यू आती है वो आपका ब्रॉड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे आपका 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल में आपको सिर्फ CO स्ट्रेच डिफरेंस दिख रहा है, बाकी वैल्यू आपकी वैसे ही दिख रही है। यही अगर आपका पैराक्रिसॉल हो फिनॉल के साथ में CH3 ग्रुप, तो उस केस में आपका जैसे एरोमेटिक C+C आता था और पैरा सब्स्टिट्यूशन आपको पता है कि वैल्यू कुछ आएगी, थोड़ी सी आएगी आपकी 1800 से 2000 के बीच में वो आ रही है। आपने अभी अभी पैरा सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि जो उसकी पीक आती है वो थोड़ी सी शार्प आती है 1800 से 2000 में, जो बेंड आ रहा है इन प्लेन उसके एक वजह से। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम साफ दिख रहा है, इसलिए पीक जो है वो ब्रॉड है। ये आपका OH स्ट्रेच दिखाया है कि अगर आपका नीट लिक्विड है, मतलब केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
फ्री हाइड्रोजन बॉन्डेड और फ्री बिना हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो आपका देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा। केवल हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो क्या होगा, आपका पीक ब्रॉड आएगा। लेकिन अगर उसी में फ्री OH भी कुछ है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड OH भी है तो हमको दो पीक दिखेगी। उतने ही रीजन में हमको दो पीक भी दिखेगी, एक शार्प पीक और एक ब्रॉड पीक। लेकिन अगर आपका केवल फ्री है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आपकी जो पीक होगी वो इस आप जैसा देख रहे हो एकदम से शार्प आएगी। ठीक है, तो OH में भी आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको या तो ऐसी पीक्स आ सकती है जो जनरली आपको ऑब्जर्व होगी। इस तरीके की पीक जिसमें एक छोटा सा ये और एक ब्रॉड आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कभी जब आपका दोनों प्रेजेंट होगा तभी ये पीक आएगी। और ये फ्री OH तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। जब आपका एकदम ही डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तब आपकी IR की पीक ऐसी आती है। अब अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात, अभी तक तो हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड थे। अगर एक ही मॉलिक्यूल अपने आप में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, लाइक ऑर्थो में हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, फिनॉल कंपाउंड्स हैं, तो उसमें जो OH की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाती है। जो OH बैंड है वो आपका 30 to 100 पर सेंटीमीटर प्लेन में हो जाएगा नॉर्मल फिनॉल्स के केस में। तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो इंटरनल बॉन्डिंग हो रही है इसकी वजह से कंसेंट्रेशन के साथ साथ में चेंज आता है। फिनॉल आपका ब्रॉड पीक देता है जनरली, क्योंकि उसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो ये स्पेसिफिकली आपने पढ़ा OH का कि आपकी जो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग की बात हम करें OH में, इंटेंसिटी की बात करें तो आपकी इंटेंसिटी तो ज्यादा बड़ी आएगी, लेकिन आपकी इंटेंसिटी बड़ी आने के बावजूद भी जो आपकी वैल्यू आएगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, वो उसका शेप थोड़ा सा ब्रॉड होगा। कार्बोनिल हम आराम से देखेंगे मंडे को। ठीक है, तो आज के लिए आपको बस इतना ही पढ़ाती हूँ, मंडे को आपको फिर क्लास में